हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कंटिन्यू किया ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं विद द ऑपरेटर्स। कल हमने पढ़े थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन। 5 ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड एंड मॉड्यूलस। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं द अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स वी हैव। रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कि कंडीशन में हम यूज करते हैं। आप लोगों ने बहुत यूज किए होंगे, जैसे कि इफ कंडीशन में या फिर किसी वाइल लूप में आप यूज कर सकते हैं इनको। ठीक है, जब तक ऐसा है कंडीशन होती है तब तक आप ये काम करिए। तो हम किसी भी रिलेशनल ऑपरेटर को कंडीशन में यूज करते हैं। दे आर मेनली यूज टू कंपेयर वेरिएबल्स विद अदर वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। दे आर बाइनरी इन नेचर, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जैसे ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ए बड़ा है बी से तो ट्रू, वरना फॉल्स। लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, या तो बात सही होगी, ए लेस देन बी होगा, या फिर गलत होगा, फॉल्स होगा। तो ट्रू और फॉल्स बाइनरी नेचर का मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू कैलकुलेट होके आती है वो ट्रू या फॉल्स में होती है। हमारे पास जो ऑपरेटर्स है बाइनरी में, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड इक्वल टू। ओके, जब हम एक सिंगल इक्वल टू लगाते हैं उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और दो इक्वल्स टू जब यूज करते हैं उसको इक्वल टू। यहाँ पे चेक हो रहा है कि क्या ए इक्वल्स टू बी है। अगर ए में 5 है, बी में भी 5 है तो ट्रू होगा, और ए में 3 है, बी में 5 है तो फॉल्स होगा। नॉट इक्वल्स टू, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है, दैट इज बाइनरी। तो अगर एक एग्जांपल यहाँ पे है, a इज 9 एंड b इज 8, तो a इज ग्रेटर देन b, 9 इज ग्रेटर देन 8, ट्रू है। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ग्रेटर देन तो है ही, इक्वल टू नहीं है, तो ग्रेटर देन है तो ट्रू। a इक्वल्स टू b, फॉल्स। a इज नॉट इक्वल्स टू b इज ट्रू, एंड a इज ग्रेटर देन 2। ऐसे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि कॉन्स्टेंट्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं हम। तो a 9 है और वो ग्रेटर देन ट्रू है, 2 है, तो इट इज ट्रू। इस तरीके से अनदर एग्जांपल इज गिवन है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। नेक्स्ट, रिलेशनल ऑपरेटर्स का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो सी प्लस प्लस का एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे सी आउट का कंपैरिजन है, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा होगा तो ट्रू, क्योंकि ए 2 है, बी 1 है, तो दिस इज ट्रू। तो इट विल आउटपुट 1, 1 या 0 आउटपुट देता है। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। तो सी आउट ए इज ग्रेटर देन बी में क्या सी आउट होगा, 1। यहाँ पे 1 आ गया आउटपुट। एंड एल इज यूज टू चेंज द लाइन। जो स्लैश एन का यूज हम करते थे, यहाँ पे एंड एल का इस तरीके से यूज होता है। तो अगर नेक्स्ट लाइन में सी आउट बी इज ग्रेटर देन सी, बी 1 है, सी 4 है, फॉल्स है, बी इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे 0 आउटपुट होगा और एंड एल लाइन चेंज हो जाएगी। इस तरीके से ये सारे कंपेरिजन यहाँ पे किए हुए हैं। सेम हियर इज गिवन अ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या किया है, देखिए यहाँ पे a और b दो वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के, a is 20 एंड b is 12। सी आउट स्लैश एन a is greater than b, तो ये डबल कोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ बात ध्यान रखनी है। एक्सप्रेशन को जब हम डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। डबल कोट्स में जब हम लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या फिर एक स्ट्रिंग बन जाता है जो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो स्लैश एन तो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, a is greater than b equals to, इतना प्रिंट हो जाएगा इस डबल कोट्स के अंदर जो दिया हुआ है। एंड नाउ द कैलकुलेशन ऑफ दिस विल बी डन। a is greater than b, क्या ऐसा है, a20 b12, यस, ग्रेटर देन b, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे 1, यहाँ पे आउटपुट आएगा 1। तो a is greater than b equals to 1। फिर स्लैश t है। देखिए हम सी आउट को इस तरीके से बहुत सारे स्टेटमेंट्स एक साथ सी आउट में लिख सकते हैं। सी आउट पुट ऑपरेटर, ये स्ट्रिंग है, फिर उसका आउटपुट है, ये हो गया। फिर स्लैश टी से टैब, यहाँ पे स्पेसिंग हुई, a इज नॉट इक्वल्स टू, a नॉट इक्वल्स टू b इक्वल्स टू, ये भी फिर से एक डबल कोट्स के अंदर है तो एक स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब डबल कोट्स के अंदर जो होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। a इज नॉट इक्वल्स टू b इक्वल्स टू, इतना तो प्रिंट हो जाएगा। फिर a इज नॉट इक्वल्स टू b की वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो a20 है, b12 है, यस इट इज ट्रू, a इज नॉट इक्वल्स टू b, तो 1 यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाली लाइन फिर से कैलकुलेट होगी और प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। नाउ द लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने
हम फंडामेंटल्स में भी पढ़े थे ना, एंड और नॉट। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दो से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन। अभी हमने जैसे पढ़े थे रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो अगर हमारे पास दो या उससे ज्यादा कंडीशंस हैं और हम चाहते हैं कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो तभी हमारा काम हो, ऐसा नहीं है कि एक में ही हो जाए, तो हम कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे। तो दोनों कंडीशन ट्रू का मतलब एंड हमने पढ़ा था, एंड और नॉट तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। These operators are used to combine two or more conditions. They return true or false. ये या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या फॉल्स। और इन द टेबल x एंड y डिनोट द कंडीशंस। यहाँ पे क्या है, x एंड y कंडीशंस को डिनोट करते हैं। आप लोगों ने देखा था, अगर हम कुछ इस तरीके का सी में एक स्टेटमेंट लेके, इफ a is greater than b and b is greater than c, तो जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। ये जो कोड है इसमें आप जो चाहे जितनी चाहे उतनी लाइंस लिख सकते हैं। तो ये कोड हमारा तभी रन करेगा जब ये दोनों कंडीशंस, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या होता है, एंड ट्रू हमने टेबल पढ़ी थी ना, बाइनरी ऑपरेटर्स की जो लॉजिकल टेबल, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो टेबल होती है जिसमें कि एंड कंडीशन, तो एंड कंडीशन एंड ऑपरेटर जब यूज होता है जब उसके दोनों तरफ, तब कब ट्रू होता है, जब दोनों तरफ ट्रू होता है, दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स हो जाता है। तो अगर a की वैल्यू जो भी है वो ग्रेटर होगी b से, ये कंडीशन भी ट्रू होगी और ये कंडीशन भी ट्रू होगी, तो दोनों ट्रू एंड ट्रू, इट विल इवेल्युएट टू ट्रू, तब इफ ट्रू, और ये काम हमारा होगा, वरना ये ब्लॉक ऑफ कोड कभी नहीं चलेगा। अब इस तरीके से भी इफ कंडीशन लगा सकते हैं, इफ फॉल्स, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये जो कोड इफ कंडीशन के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर मैं लिखूंगी, ये कभी नहीं चलेगा क्योंकि मैंने इफ फॉल्स लिखा है। तो आप चाहते हैं कि आपका कोड हमेशा चले, तो आप लिखेंगे इफ ट्रू। तो हम ऐसा चीजें, ये चीजें लिखते नहीं है, हम यहाँ पे वो कंडीशंस लिखते हैं जिनकी हमें इवेल्युएशन के बाद लॉजिक लगाना होता है। इस तरीके का ही काम हम लिंक लिस्ट में भी करेंगे। हम लिंक लिस्ट में दो कंडीशंस लगाएंगे कि हमारा पॉइंटर आगे भी बढ़े और उसमें जब तक नल नहीं आता तब तक वो आगे बढ़ता रहे। तो हम यहाँ पे दो कंडीशंस लिखेंगे, इफ ptr में कोई वैल्यू है, हम कहेंगे ptr असाइन ptr एरो नेक्स्ट, हम इस तरीके से लिखेंगे। और एंड ptr आगे तो बढ़े, नेक्स्ट वैल्यू उसमें आ जाए, हम पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ptr आगे बढ़ते बढ़ते कभी ऐसा होगा कि लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होता है, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट उसमें जब असाइन होगा तो यहाँ पे ptr में नल आ जाएगा। एंड ptr इज नॉट इक्वल्स टू नल, ये कंडीशन, ptr में नल भी नहीं है और ptr में कोई वैल्यू असाइन हुई है तब ये कोड चलेगा। तो हम इस तरीके का काम हम लिंक लिस्ट में करने वाले हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम करते हैं प्रोग्रामिंग में। नाउ यहाँ पे एक टेबल दी हुई है वर्किंग ऑफ और ऑपरेटर की। तो वेरिएबल की वैल्यू x की 15, y की 7 है। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन 6। तो ये जब दोनों ट्रू होंगे, और में दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू होता है। तो x इज ग्रेटर देन y ट्रू है, यस ट्रू है। 15 इज ग्रेटर देन 7 और y इज ग्रेटर देन 6, यस y 7 है, तो दोनों ट्रू है। तो ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू। और यहाँ पे क्या है कि ये वाली वैल्यू तो ट्रू है, x इज ग्रेटर देन y है, लेकिन y इज नॉट इक्वल टू 4, ये फॉल्स है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 7 है, ये y इज नॉट इक्वल टू 7, ये फॉल्स है। ठीक है, सेकंड कंडीशन है y इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है। तो कहने का मतलब है कि जब हमारी दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो और में ट्रू हो जाता है। तो हमने ये टेबल पढ़ी हुई है, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स फॉर और ऑपरेटर। तो आप लोग ये लोग इसको आप लोग समझ ही सकते हैं, क्योंकि हमने और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर पढ़े हुए हैं कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो इट विल इवेल्युएट टू ट्रू। और एंड ऑपरेटर हम देखते हैं तो दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होती है तो फॉल्स हो जाता है। तो ये ट्रू कब होता है, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। यहाँ पे ये वाली फर्स्ट कंडीशन में पहला रिजल्ट x इज ग्रेटर देन y ट्रू है और y इज ग्रेटर देन 6 ट्रू है, तब ये ट्रू होगा। बाकी दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये फॉल्स हो जाता है। सिमिलरली नॉट ऑपरेटर में ऐसे ही होता है कि कंडीशन ट्रू है तो ट्रू का अपोजिट नॉट ट्रू इज फॉल्स, और ये फॉल्स है तो नॉट फॉल्स इज ट्रू। तो यहाँ पे अपोजिट, तो इनका यूज हम करते हैं जब हमें जहाँ पे जैसी जरूरत होती है प्रोग्रामिंग में। नाउ नेक्स्ट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हम हमेशा यूज करते हैं, हमारे वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल।
वेरिएबल लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और जो उसकी वैल्यू है जो असाइन करनी है वो राइट साइड में लिखी जाती है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो वैल्यू असाइन होती है वो राइट से लेफ्ट की ओर होती है। द वेरिएबल इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड। तो ए असाइन बी, इसका मतलब बी की जो वैल्यू है वो ए में चली जाए। पी असाइन क्यू प्लस आर का एडिशन होगा और वो पी में असाइन हो जाएगा। तो इस ऑपरेटर को आप असाइन ही बोलेंगे जब भी प्रोग्रामिंग में आप बोलेंगे, इक्वल्स नहीं बोलेंगे। x इक्वल्स टू 20 बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं x असाइन 20। नाउ द सम शॉर्टकट्स देयर आर अवेलेबल इन C एंड C++ बोथ। हमने पढ़ा था एडिशन असाइनमेंट जैसे क्या होता है कि प्लस असाइन, इसको हम शॉर्टकट लिखते हैं। a प्लस असाइन b का मतलब हमने a को डिसॉल्व कर दिया, कहते हैं इसे। तो कहने का मतलब है कि a प्लस असाइन b इज a असाइन a प्लस b। a में a प्लस b ही कर दो, जो यहाँ पे लिखा है वही ऑपरेटर प्लस होना है b में। तो a असाइन a प्लस b को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं a प्लस असाइन b। a में a माइनस b कर दो तो a माइनस असाइन b, इस तरीके से लिख सकते हैं। a इक्वल्स टू इंटू b को हम लिख सकते हैं a इंटू असाइन b। a डिवाइड असाइन b को हम कहते हैं a इक्वल्स टू या a असाइन a डिवाइडेड बाई b, और a मॉड असाइन b को हम कहते हैं a असाइन a मॉड b। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं जब सिमिलर उसी वेरिएबल जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसी में कोई ऑपरेटर असाइन करना है, तो हम इस तरीके से इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। नाउ द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो आप एग्जाम्स देते हैं उनमें बहुत पूछे जाते हैं। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो लॉजिकली अगर आपको मतलब ये कंसेप्चुअली समझ में आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आर यूनरी ऑपरेटर्स। जब दो प्लस के साइन दो माइनस के साइन होते हैं तो ये यूनरी ऑपरेटर्स बन जाते हैं, मतलब ये सिंगल वेरिएबल के साथ यूज होते हैं। तो वेरिएबल प्लस प्लस या प्लस प्लस वेरिएबल, इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। a प्लस 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 एक्स p असाइन, ये शॉर्टकट है। p असाइन माइनस माइनस q, इसका मतलब क्या है p असाइन p माइनस माइनस q, इस तरीके का कुछ, और t माइनस माइनस। तो हम यहाँ पे इन वेरिएबल्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट्स का यूज हम नहीं कर सकते। C++ हम नहीं कर सकते, सॉरी 6++ को हाँ एरर आएगी क्योंकि 6 एक कांस्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल्स में ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं, ये भी एक एरर देगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। क्योंकि जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो एक बार में वन वैल्यू इंक्रीमेंट या वन वैल्यू डिक्रीमेंट करता है। तो a++ इज सेम एज a असाइन a+1। a में एक इंक्रीमेंट करके डाल दो, इस लाइन को सेम a++ की तरह लिख सकते हैं। और b माइनस माइनस सेम एज b असाइन b-1, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं जब हम प्लस प्लस लगाते हैं, और पोस्टफिक्स कहते हैं जब हम ऑपरेटर को बाद में लगाते हैं। तो जब हमारा सिंगल एक वैल्यू के साथ, ये बिल्कुल सेम है दोनों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं उसी वेरिएबल में चेंजेस कर रहे हैं। प्लस प्लस ए भी ए में इंक्रीमेंट कर रहा है, ए प्लस प्लस भी ए में इंक्रीमेंट कर रहा है। तो जब ये स्टैंड अलोन सिर्फ ऐसे लिखे होते हैं तब तो ये सेम काम करते हैं, लेकिन जब हम इसे एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो ये डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, दो इंटीजर्स हैं a एंड b। a में 3 है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है b असाइन प्लस प्लस a। इसका मतलब क्या है कि b में पहले क्या होगा, इसकी जो वर्किंग है यहाँ पर आप आ जाते हैं। a में 3 है, ठीक है, और b में असाइंड हो रहा है। तो b में क्या असाइंड होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, a प्लस प्लस होगा पहले। यहाँ पे पहले a में 3 था तो लेफ्ट से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट काम करता है, तो राइट में पहले इवेल्युएशन होगा, राइट को पहले इवेल्युएट करेंगे कि ये क्या बना। तो प्लस प्लस a जो था वो 3 में प्लस प्लस होके इंक्रीमेंट होके 4 हो गया, फिर वो 4 b में असाइन होगा। तो 4 हो गया कैलकुलेट होके और वो b में असाइन हो गया, तो b की वैल्यू हो गई 4। तो कहने का मतलब है ये बिल्कुल इस तरीके का है जैसे a असाइन a+1 करा हमने पहले। इस एक लाइन को हम b असाइन प्लस प्लस a को दो लाइंस में ऐसे लिख सकते हैं, a असाइन a+1 और फिर b असाइन a। तो ऐसे काम होगा ये, यानी कि पहले ये इवेल्युएट होगा और फिर वो असाइंड होगा। यही चीज अगर यहाँ पे होती, देखो पहले हमने क्या करा, प्लस प्लस b असाइन प्लस प्लस a। अब हम आ रहे हैं b असाइन a प्लस प्लस, यानी कि पहले इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, पहले असाइंड हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, b असाइन a पहले कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है।
तो असाइनमेंट ऑपरेटर पहले असाइन कर देगा ए की वैल्यू बी में, और फिर ये इसकी प्रायोरिटी होती है तो ये फिर कैलकुलेट होगा। तो कहने का मतलब है ए में 3 है तो बी असाइन ए प्लस प्लस से क्या होगा, पहले ए में 3 है वो बी में असाइन हो जाएगा, तो बी में आ गया 3, उसके बाद फिर ए प्लस प्लस मिलेगा कंपाइलर को, तो ए में इंक्रीमेंट होगा वो 4 हो जाएगा। तो ये बी असाइंड ए प्लस प्लस, ये एक लाइन इन दो लाइंस के बराबर है कि पहले ए असाइंड बी होगा, फिर ए में ए असाइंड ए प्लस 1, यानी कि ए में इंक्रीमेंट होगा। तो ये दोनों डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गए हैं तो फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं। नाउ दिस इज अ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आप असाइनमेंट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से, डिक्रीमेंट भी सेम काम करता है, इसका मतलब होता है ए माइनस माइनस मतलब ए में एक का 1 का डिक्रीमेंट कर दो, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे। ये आपका आज का असाइनमेंट है, शाम तक मुझे आप ये भेजेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर, द नेक्स्ट इज कंडीशनल ऑपरेटर, इट इज अ टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी मतलब हमने यूनरी ऑपरेटर्स पढ़े अभी, ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉड, ये 2 ऑपरेटर्स पे काम करते हैं। और हियर वी हैव अ टर्नरी ऑपरेटर जो 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है, दिस इज कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर का जो सिंटेक्स है वो क्या है, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3। इसमें होता क्या है, एक्सप्रेशन 1 एक कंडीशन होती है या फिर एक एक्सप्रेशन होता है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करता है कंपाइलर, अगर वो वैल्यू ट्रू है तो ये काम होता है, अगर वो वैल्यू फॉल्स है तो ये काम होता है। यहाँ पे देखिए, अगर ए और बी 2 वेरिएबल्स है हमारे पास, ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं, हमने वैल्यूज एंटर करी ए और बी की यूजर से। अब यूजर ने यहाँ पे क्या वैल्यू एंटर करी, 24 एंड 22। अब हम कह रहे हैं सी आउट लार्जर नंबर कौन सा है, दोनों में से लार्जर कौन सा है, तो कंडीशनल ऑपरेटर हमने यूज किया कि देखो एक्सप्रेशन 1 ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ऐसा है, यूजर कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू एंटर करी है वो ए में 24 बी में 22, तो ए इज ग्रेटर देन बी इज ट्रू, यहाँ पे ट्रू है, तो सी आउट ए होगा। सी आउट क्या होगा, 24। अगर ऐसा नहीं होता तो सी आउट भी होता, तो हम लार्जर नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 वेरिएबल्स में कंपैरिजन भी कर सकते हैं, आप कोई भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ सी आउट किया हुआ है, आप यहाँ पे कोई कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो ए में 5 ऐड कर दो, अगर नहीं है तो बी में 10 ऐड कर दो, इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज द असाइनमेंट हेयर, असाइनमेंट ये है इसका आज का दूसरा, कि आप 3 वेरिएबल्स में कंपेयर करके ये बताएंगे कि कौन सा वेरिएबल बड़ा है, सॉरी कौन सा नंबर बड़ा है, और वो आपको इफ कंडीशन से नहीं करना है, आपको इसी कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से करना है। तो वो होगा कैसे, मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ। आप क्या करेंगे, ए बी सी 3 वेरिएबल्स यूजर से एंटर करवाएंगे, आप स्टैटिक एंटर नहीं करेंगे। ए बी सी 3 वेरिएबल्स में आप पहले ए और बी को कंपेयर करेंगे, ए और बी में से जो ग्रेटर होगा, अगर माना ए ग्रेटर है तो ट्रू होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर बी और सी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, सिंपल बताती हूँ मैं, ए इज ग्रेटर देन बी अगर है तो एक टेम्पररी वेरिएबल आप लेंगे टेम्प, उसमें आप ए डाल देंगे, ए बड़ा है, ट्रू होता है तो यहाँ पे आता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इवेल्युएट होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इवेल्युएट होता है। तो आप क्या करेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो आप टेम्प में ए डाल देंगे, अगर ऐसा नहीं है मतलब बी ग्रेटर है तो आप टेम्प में बी डाल देंगे, फिर अगली लाइन में आप टेम्प और सी को कंपेयर करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप दो लाइंस में आप 3 वेरिएबल्स में से ग्रेटर देन को, लार्जर नंबर को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका आज का सेकेंड असाइनमेंट है। कंडीशनल ऑपरेटर का एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे इसी तरीके से किया हुआ है, ए और बी सेम सेम एग्जाम्पल है, बस उसमें लार्ज में वैल्यू स्टोर करा ली। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, अगर आपने कैलकुलेट, यहाँ पे तो क्या था कि उसी में प्रिंट करा दिया था, अब आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू एवेल्युएट होता है तो ये ए रिटर्न करता है, फॉल्स होता है तो बी रिटर्न करता है। कोलन के पहले वाली वैल्यू ट्रू होने पर रिटर्न करता है, बाद वाली बी में फॉल्स होने पर रिटर्न करता है। तो लार्ज में क्या आएगा, अगर ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू होगा तो लार्ज में ए आएगा, अगर फॉल्स होगा तो लार्ज में बी आएगा। इस तरीके से भी आप 3 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है, आप इसे देख लीजिएगा। नाउ द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इज, यहाँ पे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर जो है वो ये है। ठीक है, आप सबसे ग्रेटर देन जो है, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जो है वो
इनके यूनरी ऑपरेटर्स की है, उसके बाद फिर प्रीफिक्स पोस्टफिक्स की है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड की है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन की है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स की है, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स की है, फिर कंडीशनल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स और शॉर्ट हैंड्स की। ये प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस है। तो अगर किसी स्टेटमेंट में ऐसे सारे मिलते हैं तो इस तरीके से इवेल्युएट होगा, पहले ये इवेल्युएट होगा, फिर ये, फिर ये। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे कि आप ब्रैकेट लगा के प्रेसिडेंस को चेंज कर सकते हैं। जो बॉडमास रूल हमारा होता है वो यही तो कहता है कि ब्रैकेट पहले इवेल्युएट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक एक्सप्रेशन उसमें एडिशन पहले हो तो आप ब्रैकेट लगा देंगे तो वो एडिशन पहले हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। नाउ लास्ट इज द एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक्सप्रेशंस भी हमारे टोकन्स ही होते हैं एक तरीके से, क्योंकि उनकी कोई मीनिंग होती है। एक छोटे से छोटा एक्सप्रेशन मीनिंगफुल होता है। तो एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड यूजिंग एनी ऑपरेटर्स डिस्कस सो फार। एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं? जो हमारे ऑपरेटर्स हमने अभी तक पढ़े हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल, उनको यूज करके हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं। ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है। दिस इज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन, दिस इज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ये कंडीशनल एक्सप्रेशन है। इस तरीके से हम एक्सप्रेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? डेटा टाइप कन्वर्जन टेक प्लेस व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। जैसे कि आपको इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोट को डबल में। जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया था तब आपने नहीं सोचा था कि ऐसी जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाद में कभी ऐसी जरूरत पड़ गई तो हम कैसे वहां पे कन्वर्जन कर सकते हैं? तो देयर आर टू टाइप ऑफ कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो टाइप कास्टिंग जिसे हम कहते हैं, हम खुद करते हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मैंने आपको बताई थी किसमें टाइप कास्टिंग, लिंक लिस्ट में। हमने जब मैलॉप करते हैं तब हम टाइप कास्टिंग करते हैं। तो व्हाट इज इम्प्लिसिट, व्हाट इज एक्सप्लिसिट? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, वेरिएबल डेटा टाइप कन्वर्जन टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली। अपने आप कंपाइलर जो है वो कन्वर्जन कर देगा, दैट इज इम्प्लिसिट। और वेरिएबल डेटा टाइप कन्वर्जन टेक प्लेस बाय कन्वर्टिंग डेटा टाइप्स एक्सप्लिसिटली। जब हम कहेंगे इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इम्प्लिसिट का। इम्प्लिसिट में जैसे आपने कहा एक इंटीजर है a, उसमें 9 है, और एक दो फ्लोट वेरिएबल्स आपने लिए। अब जब आप इंटीजर और फ्लोट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, a इंटू एक्स, एक इंटीजर है एक फ्लोट है, और वैल्यू किस में स्टोर कर रहे हैं? फ्लोट में। तो ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, कंपाइलर समझ जाएगा कि जो रिजल्ट आया पॉइंट में ही आएगा। 9 इंटू 9.6 86.4 आया, तो वो वैल्यू किस में स्टोर हो गई? y में। तो y क्योंकि एक फ्लोट वेरिएबल है तो पूरी की पूरी वैल्यू, मतलब जो रिजल्ट आया, भले ही वो इंटीजर और फ्लोट का मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन वो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया हमारे कंपाइलर ने, और पॉइंट बिल्कुल पॉइंट की वैल्यू एज इट इज रही। इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो जो टाइप कन्वर्जन इम्प्लिसिट होता है उसका एक ऑर्डर होता है। आप इंट को फ्लोट में कर सकते हैं, फ्लोट को डबल में, लेकिन जब आप फ्लोट को इंट में करेंगे या इंट को कैर में करेंगे तो होगा क्या? ट्रंकेट हो जाती है वैल्यूज। जैसे मैं अगर 12.4, एक मैंने फ्लोट वेरिएबल लिया, फ्लोट एफ, उसमें डाला 12.4। अब उस फ्लोट वेरिएबल एफ को मैंने इंट आई में असाइन कर दिया, तो 12.4 का सिर्फ 12 ही इंटीजर में जाएगा। उसको कहते हैं ट्रंकेट हो जाना वैल्यूज। पॉइंट के आगे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब लॉन्ग इंट है जैसे एक वेरिएबल, लॉन्ग इंट की रेंज ज्यादा होती है, तो मैंने ज्यादा रेंज, अब इंटीजर की रेंज कम है, तो अगर मैंने वो ज्यादा रेंज वाला एक वेरिएबल, एक वैल्यू जो इंटीजर की रेंज के बाहर है, जब उसको डालूंगी मैं इंटीजर में तो वो माइनस में चली जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा टाइप कन्वर्जन है वो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन ये होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि कोई एरर ना आए। हो ऐसे भी सकता है लेकिन हमारी वैल्यूज फिर लॉस हो जाएंगी। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है? टाइप कास्टिंग जिसे हम कहते हैं, इसमें हम बताते हैं, तो हम यहाँ पे डेटा टाइप लिख देते हैं कि इसको किस टाइप में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमने मैलॉक में बताया था कि जो मेमोरी एलोकेट हो रही है वो पॉइंटर टाइप की हो जाए। तो यहाँ पे सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, ch एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ch क्या होगा? एक कैरेक्टर को इंटीजर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट हो जाती है, ASCII वैल्यू असाइन हो जाती है। तो हम उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। ए की जो ASCII वैल्यू होती है 65, कैपिटल ए की, तो वो इसमें इंटीजर में कन्वर्ट होके ch जो है वो 65 प्रिंट हो जाएगा। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हम एक टाइप कास्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप 90 है, इंटीजर x है 90, तो आप या तो कैर ब्रैकेट में x लिखिए या फिर ब्रैकेट में x, ब्रैकेट में कैर और x लिखिए। बेसिकली ये वाला तरीका ज्यादा बेटर माना जाता है। आप डेटा टाइप को ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि आगे एक्सप्रेशन बड़ा हो सकता है।
तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे हमारा x में 90 है और हमने x को 90 को कैर टाइप में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो भी 90 की कैर वैल्यू होगी, मतलब 90 जिस वेरिएबल की आस्की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 97 एक वेरिएबल है, तो हमने प्लस प्लस x करा तो क्या हुआ 98, तो y जो है वो y को जब हमने प्रिंट करवाया है, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ x y z, तो x 97 है, y में 98 है, z में 99 है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे कैर में हमने कन्वर्ट करके प्रिंट करा है, तो उन आस्की वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है, जैसे 97 इज द आस्की वैल्यू ऑफ b, तो हमारा b प्रिंट हो गया, ठीक है, स्मॉल b। 65 से कैपिटल A स्टार्ट होता है, फिर 66, 67 Z तक होता है, फिर स्मॉल लेटर स्टार्ट हो जाते हैं 96 से। तो 97 B C D E ये वैल्यूज हमारी इंटीजर को आस्की में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सो यू हैव 2 assignments, you have to do it in your assignment copy and submit it till evening.